हेलो दोस्तों। विजन आईएएस जुलाई करंट अफेयर विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना है। चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा पर इन सिटू यानी कि स्वास्थाने वैज्ञानिक प्रयोग करने का एक उद्देश्य है। प्रक्षेपण यान की अगर हम बात करें तो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV MK3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आपको नाम याद रखना चाहिए। और एकीकृत मॉड्यूल को पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट यानी कि EPO इसमें स्थापित किया गया है। अब इसमें अगर बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्वदेशी हैं, तो स्वदेशी पेलोड्स में की अगर बात करें तो पहला है एक लैंडर मॉड्यूल LM। दूसरा है प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब जो प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद जो है लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में काम करेगा। रोवर है। रोवर क्या करेगा? रोवर जो है वो उस स्थान का जहाँ पर रुकेगा वहाँ का रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडिंग साइट्स की अगर हम बात करें तो 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वो लैंडिंग करेगा। और चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने के बाद जो है चंद्रयान की कक्षा में पहुंचा है। तो आपने लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा। आपको ये चीज़ें एक बार ध्यान में रखना है। और इसमें एक लैंडर है जिसका नाम क्या है? विक्रम। और एक रोवर है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो ये 23 अगस्त को लैंड किया था। और अगर बात करें कि इसमें विशेष क्या है, तो भारत एक पहला देश है जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। इसके पहले कई और देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर तो लैंडिंग की है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रूस है, चीन है, और भारत जो है वो चौथा देश अब बन चुका है। अगर हम इसके कुछ लैंडर पेलोड्स की बात करें तो जैसे रंभा LP जो है, जो लैंगम म्यूर प्रोब यानी कि क्या करेगा ये चीज़ें, आप इसको ध्यान में रखिए। ये सतह के निकट जो प्लाज्मा स्थित होंगे, प्लाज्मा से अर्थात आयन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित चीज़ें, तो इनके घनत्व को और इनके समय के साथ परिवर्तन को ये मापेगा। आगे और भी इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे ये CHASTE, इसमें क्या है? ये चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। ये क्या करेगा? ये ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। ILSA क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये जो है चंद्रमा पर भूकंपीय स्थितियों को मापेगा। और इतना ही नहीं, ये जो है उसका चित्रण भी करेगा, चंद्रमा की क्रस्ट का, मेंटल का, इन सारी चीज़ों का चित्रण करेगा। और अगर बात करें कि जो रोवर पेलोड है, तो रोवर पेलोड क्या करेगा? रोवर पेलोड में भी 2 पार्ट बनाए गए हैं। जैसे एक है APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरेज एक्सपेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? ये चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। इससे क्या होगा कि चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और अच्छी तरीके से बढ़ावा मिलेगा, अधिक होगा। अगला जो है रोवर पेलोड्स में ही एक चीज़ और है, LIBS का मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा? जहाँ लैंडिंग स्थल है उसके आसपास की जो मृदाएं हैं, चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों की जो संरचना है उसमें मैग्नीशियम, और उसके बाद में एल्युमिनियम, सिलिका, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में पोटेशियम, नाइट्रोजन नहीं पोटेशियम, और उसके बाद में
टाइटेनियम, ये आदि चीज़ों का पता लगाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सेप SHAPE, इसमें क्या है, स्पेक्ट्रो पोलीमेरेट पोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इसमें क्या होगा, ये एक प्रायोगिक पेलोड होगा जो निकट अवरक्त यानी कि तरंग दैर्ध्य 1 से लेकर के 1.7 तक की 1.7 माइक्रोमीटर से पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रो और पोलरिमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सूक्ष्म अध्ययन करने की व्यवस्था जो है इसमें की गई है। अब हम बात करें कि सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के बहुत चुनौतियां आ रही थी। तो इसके पहले जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किए थे उसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, ऐसे में उसका जो है कनेक्शन जो है टूट गया था। तो क्या क्या चीज़ें थी जो सॉफ्ट लैंडिंग के समक्ष चुनौतियां कर रही हैं। तो पहला तो ये है कि दुर्गम भूभाग है, जो चंद्रमा का भूभाग है वो बहुत अजीब सा है। दूसरा चीज़ दूरी, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर जब लैंडर जो है अलग होता है तब उसको 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो लगभग तय करनी होती है। तो उस दूरी में काफ़ी जो है समस्याएं होती हैं। तो एक समस्या तो ये है। अगला जो है वो है गति। गति की अगर हम बात करें तो लूनर मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से की स्पीड से लगभग चलता है, और जब वो उसकी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी गति जो है तो शून्य हो जाती है। तो ऐसे में 6000 से शून्य तक की स्थिति पे नॉर्मल होना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। तो ऐसे में गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज़ें काम नहीं करती। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उस पर आप पैराशूट लेकर के लैंडिंग नहीं कर सकते। तो जब आप पैराशूट लेकर के लैंडिंग नहीं कर सकते हो तो यानी कि आप उस गति को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो उस गति को कंट्रोल करने में ही सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात आती है कि जब गति कंट्रोल में ही नहीं होगी तो सॉफ्ट लैंडिंग बहुत समस्या हो जाएगी करना। अगला क्या है, लूनर डस्ट। चंद्रमा पे जो है ना बहुत धूल है, तो ये भी होता है कि कैमरे का जो है लेंस में वो लेंस जो है वो ठीक तरीके से फ़ोटो ना ले पाए, ऐसे में गलत रीडिंग हो जाए और वो जहाँ नहीं उतरना चाहिए, खड्डा है या कहीं ऐसी कोई चीज़ है, वहाँ पर उतर जाए, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, एक चुनौती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या उपाय किए, क्या क्या योजनाएं बनाई। तो पहली योजना थी कि उन्होंने सबसे पहले बड़ी लैंडिंग साइट का चयन किया। बड़ी लैंडिंग साइट का मतलब 500 मीटर गुणे 500 मीटर से बढ़ा करके 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा, इतना जो है क्षेत्र बना दिया। मतलब डिसाइड किया कि यहाँ हम उतरेंगे, और ये क्षेत्र जो है एक उतना ज़्यादा यहाँ पर गड्ढे या फिर ऊंचाई नहीं थी, समतल जैसा था। तो इन्होंने बड़ी लैंडिंग साइट चुनी। दूसरा, लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि कर दी। लैंडिंग वेलोसिटी मतलब 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 3.2 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 3 मीटर पर सेकंड से गति करते हुए जो है अगर उतरेगा भी तब भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, यानी कि उसकी ताकत को बढ़ा दिया। अगला क्या है, बेहतर थ्रस्टर्स। बेहतर थ्रस्टर्स मतलब उसमें चंद्रयान 2 में क्या है, 5 थ्रस्टर्स लगे थे, जबकि इस मिशन में केवल 4 थ्रस्टर्स लगे हैं, जो कि इसके संतुलन को काफ़ी मेंटेन रखेगा, बनाए रखेगा। अगला है, इसका कठोर परीक्षण भी किया गया। जब ये यहाँ पर थे वैज्ञानिक लोग तो यहाँ पर उसका कठोर परीक्षण किया गया। कैसे कठोर परीक्षण, जैसे चंद्रमा में ठंडे तापमान वाली परिस्थिति के अनुसार इसका किया गया कठोर परीक्षण। इसके अलावा और भी चीज़ें की गई कि जैसे लैंडिंग सिमुलेशन के जरिए, और उसके बाद में लैंडर मॉड्यूल के लेंस की टेस्टिंग की गई कि मान लीजिए कोई आपद वाली स्थिति आ जाती है तो उसमें परीक्षण में थोड़ा बहुत दूर से भी अगर समस्या होती है तब भी वो सह सके। अन्य सुधार भी किए गए, ईंधन वाहन की क्षमता की बढ़ाई गई, लेजर डॉपलर और वेलोसिटी मीटर भी लगाया गया, सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसिंग में सुधार किया गया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनका सुधार कर करके चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया।
लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी भाग का ही चुनाव क्यों हुआ, ये एक बड़ी बात है। तो दक्षिणी भाग चूँकि एक अजीब भाग है। देखिए, इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे होंगे चंद्रमा बना हुआ है जिसमें नॉर्थ, साउथ और उसके बाद में ईस्ट और वेस्ट है। मध्य में एक रेखा खींची है जिसका नाम भूमध्य रेखा है, और उसके बाद में नीचे जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास जो है चंद्रयान-3 जहाँ लैंड हुआ है वो साइड दिखी हुई है नील लाल रंग से। इसके ऊपर जो है वो टाइको क्रेटर है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा के ऊपर जहाँ पिछली बार लैंडिंग हुआ था तो उसे हम कोपरनिकस क्रेटर कहेंगे। उसके बगल जो है उसके ऊपर देखेंगे तो सी ऑफ सेरेनिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चंद्रमा की स्थिति है। अब हम बात करेंगे कि दक्षिणी हिस्से का ही चुनाव क्यों हुआ है। तो दक्षिणी हिस्से का चुनाव का मतलब ये है कि एक बात तो ये हो गई कि वहाँ पर दक्षिणी हिस्से में कई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक जहाँ कई अरबों से वर्षों से जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। ऐसे में सूर्य का नहीं प्रकाश पड़ने से वहाँ की चीज़ों से ये समझना ज़्यादा आसान हो पाएगा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है। तो इस बात का अनुमान है कि जहाँ अगर सूर्य की किरणें ही नहीं पहुँची हैं वहाँ पर हो सकता है कि जल हो। तो एक अनुमान है, तो अच्छा है, जो भविष्य के मिशनों के लिए लाभदायक भी है। अगला चीज़ें क्या है, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी, इन सब चीज़ों के होने के साक्ष्य जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर होने का साक्ष्य ज़्यादा है हमारे पास, जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। हालांकि अगर मिलता है तो उसका दोहन करने के लिए सोचा जाएगा। आगे की जो चीज़ है, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे थे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर है। तो क्यों उतरे थे, क्योंकि पहली बात तो वहाँ प्रकाश रहता है। दूसरा चीज़, भूमध्य रेखा के पास उतरना सुरक्षित भी है, आसान भी है। परिवेश और तापमान की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक और निरंतर काम करने के लिए अनुकूल और उपयुक्त रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा चंद्रमा का दक्षिण में, चंद्रयान-3 का दक्षिण में उतरने का बात क्या थी। अब हम बात करेंगे कुछ अपने पिछले मिशन के बारे में। जैसा कि चंद्रयान-3 है तो इसके पहले चंद्रयान-1 भी था, चंद्रयान-2 भी था, तब चंद्रयान-3 आया है। तो चंद्रयान-1 की अगर बात करें तो 2009 में हुआ था ये। तो ये मिशन, तो इससे क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी से दिखने और ना दिखने वाले चंद्रमा के भाग का त्रिआयामी एटलस तैयार किया गया था 2009 में। चंद्रमा की संपूर्ण सतह का रासायनिक और खनिज संबंधी मानचित्रण किया गया था। तो इसमें एक फोटो वोटो हो गया, मानचित्रण हो गया। और इसमें मॉड्यूल की अगर बात करें तो भारत, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया, इन सब देशों में से 11 वैज्ञानिक उपकरण जो है भारत ने लिया था। अगर प्रक्षेपण यान की बात करें तो PSLV C-11 के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। 2019 में हम चंद्रयान-2 करते हैं, चंद्रयान-2 मिशन को स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और रोवर के माध्यम से जो है वो चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करके हमें चंद्रयान-1 को वैज्ञानिक उद्देश्य जो है उसकी प्रगति करना है। तो चंद्रयान-1 के जरिए हमने ये बात समझ ली थी कि उसका एटलस क्या है, मानचित्र क्या है। अब हमको चंद्रयान-2 के जरिए वहाँ पर लैंडिंग करना था, लेकिन वो हुआ क्या ना कि वो फेल हो गया। अगर हम बात करें कि उस मॉड्यूल पेलोड में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो उसमें भी एक ऑर्बिटर लैंडर था, उसका भी नाम विक्रम ही था। रोवर प्रज्ञान शामिल था, और उसकी जो सतह थी, तो मतलब उसका जो काम था वो ये था कि भूविज्ञान, उसकी संरचना, वायुमंडल, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेगा और वो सारी चीज़ें आपको सूचना देगा। अगर हम बात करें प्रक्षेपण यान की, किसे ले कौन गया था, प्रक्षेपण किसके द्वारा हुआ था, तो GSLV Mk3 जो 2023 में अभी जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ उसमें भी यही इसी के जरिए भेजा गया है। तो प्रक्षेपण यान जो है नहीं बदला गया है, सेम वही है। तो अगर हम बात करें कि कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या रहे हैं, तो जो चंद्रयान-1 भेजा गया तो उसका वही है कि हमें कुछ अल्प मात्रा में जलवाष्प का पता चला है। तो
इससे हम महासागरीय मैग्मा परिकल्पना को पुष्टि कर सकते हैं। दूसरा, एक दो चीज़ें और हमको चंद्रयान 1 के जरिए सामने मिली थी मानचित्रण जब हम कर रहे थे। तो जैसे कमज़ोर सौर ज्वालाओं के दौरान एक्सरे सिग्नल्स, जिसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, इन सब की उपस्थिति का हमें संकेत मिला है। तो जो चंद्रयान का उद्देश्य भी है चंद्रयान 3 का, कि अगर ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला क्या है कि इसमें हाइड्रॉक्सिल चंद्रयान 2 में उसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला, तो हालांकि वो मिशन फेल हो गया था, लेकिन फेल होने के बाद भी वो अपना काम जो है वो काफ़ी काम किया था। जिसमें उसने क्या क्या निष्कर्ष दिया था, जैसे हाइड्रॉक्सिल रेडिकल, OH, जल के अणु जैसे H2O कुछ मिले थे, इन सब चीज़ों का उसने पता लगाया था और ये चीज़ों की साक्ष्य उसने भेजा था। ऐसा नहीं है, पूरा तरीके से फेल नहीं हुआ था। चंद्रमा के वायुमंडल में आर्गन 14 की मौजूदगी जो है इसकी पुष्टि की गई थी। तो एक बड़ी चीज़ चंद्रयान 2 ने भी किया था। चंद्रयान की सतह पर गौण तत्व जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, इन सब का भी पता लगाया था चंद्रयान 2 ने। सौर ज्वालाओं के बारे में भी जानकारी एकत्रित की थी। तो यानी कि चंद्रयान 2 जो है ये जैसा कि हुआ था कि फेल हो गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें उसने काम करके आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि हालिया चंद्र मिशन और योजनागत मिशन क्या क्या हैं। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर जाने के लिए ठान रखा है। तो उसमें एक है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बात हो रही है, अब नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है ये। तो साउथ कोरिया जो है वो मिशन, उसका नाम क्या है, धनुरी मिशन है। तो ये क्या करेंगे, ऑर्बिट द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद जनवरी 2023 से चंद्रमा का अध्ययन करेगा और यह लॉन्च हुआ 2022 में अगस्त में। जापान की अगर बात करें तो इसके जो मिशन का नाम है वो आई स्पेस का हाकुतो R मिशन है। ये क्या करेगा, चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करने के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इसका भी कुछ उद्देश्य था, लेकिन ये भी विफल हो गया। रूस की बात करें तो लूना 25, जो कि अभी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्रैश हो गया था। तो ये भी नमूने एकत्रित करने की बात करता था। 2023 जुलाई में लॉन्च हुआ था, भारत के बाद लॉन्च हुआ और पहले पहुंचने की बात थी, लेकिन ये क्रैश हो गया था। USA ने आर्टेमिस सेकंड जो है वो लॉन्च किया, जो चंद्रमा पर क्रू या फिर कहें मानव युक्त मिशन है, मनुष्य भी उसमें रहेंगे। तो ये चीज़ें थी। अगला है वो इजराइल में क्या है, स्पासेल और बेरिसीट 2 2025 तक इसने ये लॉन्च करेगा अपना। तो ये 2 लैंडर पहली बार ऑर्बिटर के साथ जो है वो चंद्रमा पर लैंडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग मिशन है। अब हम बात करें निष्कर्ष की, तो चंद्रयान 3 की सफलता हुई है। इसरो ने भारत की स्थिति को और मजबूत किया है और भविष्य में और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की संभावना व्यक्त की गई है।